डियर स्टूडेंट्स, हमने कल चर्चा की थी राज्यपाल की शक्तियां और कार्य के बारे में। एक शक्ति और कार्य हमने चर्चा कर ली थी कि पहली जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि राज्यपाल को जो है कौन कौन सी कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। ठीक है, तो इसमें हमने बात की थी कि राज्यपाल को जो है वो नियुक्ति संबंधी शक्ति प्राप्त है। वो किस किस की नियुक्ति करता है? वो राज्यों में जो है वो राज्य का जो अटॉर्नी जनरल जो है उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, यानी और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि वो जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, इसके अलावा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी सहमति से जो है राष्ट्रपति को इसके लिए सिफारिश देता है तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सहमति से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये नियुक्ति संबंधी हो गई। फिर हमने सूचना संबंधी अधिकार पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने जो है ये पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और उसके बाद हमने समाधान की शक्ति पढ़ी थी अनुच्छेद 161 के तहत कि राज्यपाल राज्य विषय के क्षेत्र में आने वाले किसी भी अपराधी को जो है क्षमा कर सकता है। फिर हमने मनोनीत करने की शक्ति पढ़ी थी कि राज्यपाल अगर उसे लगे कि राज्य विधायिका में यानी विधानसभा में अगर एंग्लो इंडियन सदस्य की जो है आवश्यकता है, उन्हें उसको जो है सदन में जो है अनुपात में मिलना चाहिए स्थान, तो वह एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को वो जो है विधान परिषद के लिए नियुक्त कर सकता है। तो ये हो गई राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की जो है दूसरी शक्ति, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति या इसको कह सकते हैं कानून निर्माण संबंधी शक्ति। कानून निर्माण संबंधी शक्ति। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की थी कि जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति जो है वो होता है तो कार्यपालिका का प्रमुख है, लेकिन साथ में वो जो है व्यवस्थापिका का भी सदस्य होता है, यानी उसका भी एक अंग होता है। संसद का भी सदस्य होता है। ठीक है, संसद में कोई भी कानून राष्ट्रपति की बिना जो है हस्ताक्षर हुए विधि आपके जो है विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। उसी तरह राज्यपाल भी जो है वो राज्य विधानसभा का अंग होता है, राज्य व्यवस्थापिका का अंग होता है। ठीक है, तो राज्य विधायिका या राज्य व्यवस्थापिका का अंग होने के नाते कोई भी विधेयक बिना राज्यपाल के जो है वो कानून का रूप नहीं ले सकता। ठीक है, तो राज्यपाल का कानून निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि साधारण विधेयक हो, चाहे जैसे केंद्र में जो है 2 तरह के विधेयक होंगे, वैसे यहाँ भी 2 तरह के विधेयक होंगे। विधेयक जो है 2 प्रकार के होंगे, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक या धन विधेयक। ठीक है, तो वित्त विधेयक कह दो या धन विधेयक कह दो। तो धन से संबंधित जो विधेयक है वो धन विधेयक कहलाएंगे और बाकी जो विधेयक है दूसरे से संबंधित वो साधारण विधेयक कहलाएंगे। तो यदि कोई भी कानून, कोई भी जो है विधि कह सकते हैं विधेयक क्या कहलाएगा? कानून निर्माण से पूर्व की प्रक्रिया। जब संसद पढ़ा तब हमने देखा था इसको। तो विधेयक, साधारण विधेयक तो अगर 2 सदन है तो दोनों सदनों में जाकर के पास होकर के फिर राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास जाएगा। और अगर एक ही सदन है, जैसे राजस्थान में एक ही सदन है विधानसभा, तो विधानसभा में पारित होने के बाद विधेयक जो है वो किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल उसको हस्ताक्षर करेगा तो वह विधेयक कानून का रूप लेगा। ठीक है, इसके अलावा धन विधेयक के बारे में बात अलग करते हैं। तो धन विधेयक जो है वो पहली बात विधानसभा में पेश किया जाता है, किसकी अनुमति से? राज्यपाल की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यपाल की पूर्व अनुमति होनी चाहिए। ठीक है, पूर्व अनुमति से ही विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। और जब वो पारित होगा तो उसके बाद राज्यपाल उसे क्या करेगा? उसे हस्ताक्षर कर देगा। ठीक है, तो राज्यपाल के पास विधेयक यानी कानून निर्माण की बहुत बड़ी शक्ति है, जिसको हम इसको डिटेल से आगे पढ़ेंगे क्या है। सबसे पहले अगर हम इसको पॉइंट के रूप में पढ़ें तो अगर अलग अलग बिंदुओं से इसको अध्ययन करें
तो राज्यपाल के पास विधायी शक्ति कौन कौन सी है, ठीक है। तो राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का यानी राज्य विधायिका का भी अंग होता है और इसके लिए उसके पास कई विधायी शक्तियां हैं। नंबर 1, सत्र बुलाना, वह सत्रावसान करना। सत्र बुलाना व सत्रावसान करना। देखिए, राज्यपाल अगर 1 या 2 सदन है तो सदन की जो मीटिंग्स है, जो सत्र बुलाने का है, उसकी तारीख राज्यपाल तय करता है कि कौन सा विधेयक जो है बजट सत्र कब कहाँ से कहाँ तक होगा, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक होगा, ठीक है। और सत्र को समाप्त करना, सत्रावसान करना भी राज्यपाल जो है उसके लिए सत्रावसान की तारीख तय करेगा, सत्रावसान भी राज्यपाल ही करेगा। इसके अलावा प्रत्येक जो वर्ष के पहला जो सत्र होगा उसमें राज्यपाल जो है वो विधेयक विधानसभा को संबोधित करेगा, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि राज्यपाल जो है वो राज्य विधानमंडल के सत्र बुलाता है और उसका सत्रावसान करता है, सत्र समाप्त करना। सत्र बुलाने का भी अधिकार राज्यपाल के पास है और सत्रों को समाप्त करना, सत्र को समाप्त करना भी राज्यपाल का दायित्व है, ठीक है। तो वह राज्य के सत्र को बुलाता है, विधानमंडल के सत्र बुलाता है और सत्रावसान करता है और जरूरत पड़ने पर राज्य विधानसभा को भंग भी कर सकता है, ठीक है। तो विधानसभा को भंग करने का भी अधिकार राज्यपाल के पास है। तो पहले पॉइंट में हम कह सकते हैं कि राज्य विधानसभा या राज्य विधायिका का जो है विधानमंडल जो है, विधानमंडल शब्द काम में ले रहे हैं अपन, क्योंकि जब विधानमंडल आएगा तो इसका मतलब अगर जहां 2 सदन है तो वहां दोनों सदन आ जाएंगे। भाई 6 राज्यों में 2 सदन है ना, तो दोनों सदन आ जाएंगे। केवल विधानसभा का है तो विधानसभा तो केवल एक ही सदन होता है। तो राज्यपाल किसका सत्र बुलाता है? विधानमंडल का सत्र, यानी दोनों सदन, जहां पर 2 सदन है, ठीक है। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि किन किन राज्यों में 2 सदन है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि इन राज्यों को छोड़ करके और बाकी सारे राज्यों में 2 ही सदन है, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं? जैसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर में था, जो जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ठीक है, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इन राज्यों में कुल 6, इसमें जम्मू कश्मीर था, जो जम्मू कश्मीर अब राज्य की श्रेणी में नहीं रहा, 2015 बन गया आपके, इसको राज्य से हटा करके यूटी बना दिया गया, केंद्र शासित। तो इन राज्यों में, इन सारे 6 राज्यों में 2 सदन हैं, राज्य विधानमंडल के 2 सदन हैं। एक को विधानसभा कहा जाता है और दूसरे को विधान परिषद कहा जाता है। जिस तरह केंद्र में 2 सदन है ना संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे इन 6 राज्यों में राज्य विधानमंडल के 2 सदन हैं, एक को विधानसभा कहते हैं और एक को विधान परिषद कहते हैं। बात समझ में आई ना? तो जहां पर दोनों सदनों के बैठक बुलाने का काम, सत्र बुलाने का काम कौन और करेगा और सत्र को समाप्त करने का काम कौन करेगा? राज्यपाल। यानी वो तारीख तय करता है कि भाई ये सत्र कब से कब तक चलेगा, ठीक है। तो राज्यपाल का पहला कार्य है विधानमंडल के सत्र बुलाना और सत्रावसान करना, ठीक है। नंबर 2, अभिभाषण व संबोधन। तो जैसे मैंने चर्चा की थी कि प्रत्येक सत्र जो है, प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र, प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र जो बजट सत्र होता है फरवरी मार्च में जो होता है, उसकी बैठक, उसमें जो है राज्यपाल क्या करेगा? विधानमंडल की जो है पहली बैठक को जो है संबोधित करेगा, यानी वहां अपना अभिभाषण देगा और चर्चा करेगा कि आगामी सत्र में
सरकार की जो है क्या चर्चा रहेगी, या सरकार की क्या योजनाएं रहेगी, या सरकार ने क्या क्या काम सरकार करेगी। ठीक है, तो उसमें प्रत्येक सत्र में अपना अभिभाषण देता है और विधानमंडल को संबोधित करता है। ठीक है, उसमें सरकार के कार्यों की चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो एक तो प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र राज्यपाल संबोधित करता है, और एक नई विधानसभा जो गठित होती है, नई विधानसभा जब चुनाव होते हैं तुरंत नई विधानसभा होती है, उसका प्रथम सत्र को जो है राज्यपाल संबोधित करेगा। नई विधानसभा के पहले सत्र को राज्यपाल संबोधित करेगा। तो इन दोनों को राज्यपाल जो है प्रत्येक सत्र में वो अपना अभिभाषण देगा, और जो नई विधानसभा गठित होती है उसमें प्रथम सत्र में जो है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा। जहाँ दो सदन है, जहाँ एक है तो उनकी बैठक में वहाँ पर सत्र बुलाएगा, और उसमें जो है अपना अभिभाषण देगा, अपना जो है अभिभाषण, इसमें सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा होगी और उसमें संबोधन देगा। तो नई विधानसभा के प्रथम सत्र में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में जो है वो क्या करेगा, अपना भाषण देगा। ठीक है, तो संबोधन करना मतलब अपना भाषण देना। फिर तीसरा हो गया विधेयकों को स्वीकृति। विधेयकों को स्वीकृति, तो मैंने बात की थी कि राज्यपाल विधेयक, राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए किसी भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं है। ठीक है, तो विधेयक दो प्रकार के होते हैं, उसमें हमने चर्चा कर ली थी कि साधारण विधेयक है तो वो दोनों सदनों में पारित होने के बाद, दो या एक सदन जो भी है विधानमंडल में पारित होने के बाद वो राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करेगा। और अगर धन विधेयक है तो धन विधेयक तो केवल विधानसभा में ही पेश होंगे पहली बात, और विधानसभा में पेश होने के बाद राज्यपाल की अनुमति से पेश होंगे धन विधेयक। तो पहले उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी विधानसभा में पेश करने से पहले। और धन विधेयक जो है उसमें राज्यपाल को 14 दिन के अंदर स्वीकृति देनी आवश्यक होगी, जबकि वित्त विधेयक, साधारण विधेयक के संबंध में राज्यपाल के पास 3 अधिकार होंगे। साधारण विधेयक अगर है, संसद आपने पढ़ा था, उसको मैंने चर्चा कर ली थी कि यदि साधारण विधेयक पेश होता है तो राज्यपाल के पास 3 अधिकार होंगे। क्या? कि वो विधेयकों को स्वीकृति प्रदान कर दे कि वह आए विधेयक कानून बन जाना चाहिए। ठीक है, या फिर दूसरा कार्य क्या करे, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, पुनर्विचार के लिए लौटाना, वापस लौटा दे एक बार। ठीक है, या फिर वो उससे क्या करेगा, तीसरा जो है उसके पास क्या है, विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोकना। ये चर्चा का विषय है, इसको आप ध्यान रखना। राष्ट्रपति, विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए रोकना, सहमति के लिए भेजना, ये तीसरा ऑप्शन उसके पास है। तो ये 3 ऑप्शन उसके पास होते हैं। जब भी कोई, ध्यान रखना, जब भी कोई साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल में पेश होता है तो राज्यपाल के पास जब विधेयक हस्ताक्षर होने जाता है तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प होंगे। ये 3 विकल्प कौन कौन से? पहला, वो विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे, साइन कर दे तो विधेयक कानून बन जाएगा। दूसरा, विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे कि भाई इस पर जो इसमें ये कमी है इसको सुधारो, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना सेम वही कि अगर वो विधेयक पुनर्विचार वापस आ जाए उसी रूप में, तब राज्यपाल को हस्ताक्षर करने जरूरी है। दूसरी बार अगर विधेयक वही उसी रूप में आए, ठीक है। और तीसरी विकल्प क्या होगा उसके पास, राष्ट्रपति के पास, तो तीसरा विकल्प क्या होगा, वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है, वो जे भी निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। लेकिन राज्यपाल के पास तीसरा विकल्प क्या है कि वह अगर चाहे कि किसी विधेयक को रुकवाना है तो वह उस विधेयक को ये कहते हुए रोक सकता है कि भाई इस पर राष्ट्रपति की सहमति लेनी आवश्यक है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए वह विधेयक को रुकवा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी विधेयक राज्यपाल की हस्ताक्षर के बिना कानून का रूप नहीं ले सकता।
धन विधेयक की बात करेंगे तो धन विधेयक में हमने पढ़ा था, धन विधेयक किसकी अनुमति से विधानमंडल में पेश होता है, विधानसभा में पेश होगा। तो धन विधेयक तो पहली बात तो केवल विधानसभा में ही पेश हो सकता है, विधान परिषद में नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी बात, विधानमंडल किसकी स्वीकृति से पेश होता है विधानसभा में, राज्यपाल की पूर्वानुमति से। राज्यपाल से पूरा चर्चा होगी, राज्यपाल की पूर्वानुमति से विधानमंडल में, विधानसभा में धन विधेयक पेश होगा। और तीसरी बात होगी कि विधेयक पर जो है, धन विधेयक के मामले में राज्यपाल को 14 दिन तक विधेयक को रोके रखने का अधिकार। इस प्रकार कोई भी विधेयक कानून का रूप लेने के लिए राज्यपाल की हस्ताक्षर या स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है भाई। तो इसमें क्या हो गया, विधान मंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून का रूप नहीं ले सकता। यदि कोई विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए आता है तो उसके पास 3 विकल्प हो सकते हैं। वो विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर सकता है, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या फिर विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोक सकता है। ठीक है भाई। लेकिन अगर पुनर्विचार के लिए लौटाए गए विधेयक वापस उसी रूप में आए तो उससे हस्ताक्षर करने जरूरी होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधेयक, राज्यपाल जो है की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। ठीक है भाई। फिर हम चौथी शक्ति पढ़ेंगे। तीसरी शक्ति जो है अभिभाषण वाला हो गया ना आपके, अभिभाषण वो संबोधन। तीसरा जो है सत्र बुलाना और सत्रावसान करना, अभिभाषण ये हो गया। अब आज चौथा है, तीसरी शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखिए अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश भी कानून के समान ही लागू होता है। अध्यादेश राज्यपाल जारी करेगा, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति जारी करेगा, उसी तरह राज्यों में अध्यादेश कौन लाएगा, राज्यपाल लाएगा। अध्यादेश कब जारी किया जाता है, ऑर्डिनेंस जो है, इंग्लिश में ऑर्डिनेंस बोलते हैं इसको। तो राज्यपाल जो है, जब राज्य विधानमंडल के सत्र नहीं चल रहे हो, यानी विधानसभा या विधान परिषद जो भी है, तो विधानमंडल के सत्र जब नहीं चल रहे हो और किसी विधेयक की अत्यंत आवश्यकता होगी, ये विधेयक तो हाथों हाथ लागू करना जरूरी है, कानून लाना जरूरी है, तब ऐसी स्थिति में राज्यपाल को विधेयक जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो बात समझ में आ गई। राष्ट्रपति हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है, जब संसद के सत्र जो है, संसद के सदन या संसद का जो है सत्र में नहीं हो, जब संसद के सत्र नहीं चल रहे हो, ठीक है, और उसी कानून की कोई अत्यंत आवश्यकता हो गई तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। उसी तरह राज्यों में भी राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है कि जब राज्य विधानमंडल के सत्र नहीं चल रहे हो तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल जो है क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, और ये अध्यादेश कानून के समान ही मान्य होंगे। तो जिस प्रकार कानून लागू होता है, कानून मान्य होता है जो विधानसभा ने बनाया है, उसी प्रकार अध्यादेश भी जो है कानून के समान लागू होंगे, कानून के समान मान्य होंगे। ठीक है भाई। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसका मतलब राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और अध्यादेश कब जारी किए जाते हैं, जब विधानमंडल के अधिवेशन नहीं हो रहे हो और कोई कानून की अत्यंत आवश्यकता हो, तो वह उन सभी विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को कानून बना के अधिकार है। यानी राज्य सूची के विषय जो है ना, जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको, राज्य विधानमंडल को है। तो राज्य जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त होता है, विधानसभा यानी विधानमंडल को होता है, उन सभी विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। अध्यादेश कानून के समान लागू होते हैं, प्रभावी होते हैं। और अध्यादेश कब तक लागू रहते हैं, जब विधानमंडल के सत्र प्रारंभ हो जाएं, विधानमंडल के सत्र शुरू हो जाएं तो उसके 6 सप्ताह के तक अध्यादेश लागू रहता है। 6 सप्ताह में अगर विधानमंडल ने सहमति दे दी विधानसभा ने,
तब तो वो कानून बन जाता है। और सहमति नहीं दी तो 6 सप्ताह के अंदर अपने आप ही वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। बात समझ में आई? विधानमंडल, जब विधानमंडल की बैठकें हो जाती है, अध्यादेश कब तक लागू मान्य रहेगा कि जब विधानमंडल के सत्र शुरू हो जाते हैं तब सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक वो जो है विधानमंडल अध्यादेश कानून तक के रूप में रहेगा। और 6 सप्ताह के भीतर अगर विधानमंडल से कानून का रूप नहीं दे तो वो अपने आप स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई अध्यादेश जारी करने की शक्ति। चौथी जो शक्ति है वो है आपकी वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति या धन संबंधी शक्ति बात कह सकते हैं। तो धन संबंधी शक्ति भी हमने ऊपर चर्चा कर ली थी कि राज्य के जो धन पर है राज्यपाल का पूरा अधिकार होता है, अर्थात सरकार 1 रुपए का जो भी खर्च जो है वो बिना राज्यपाल की अनुमति के नहीं कर सकती, अर्थात उसे अनुमोदन करवाना होगा। ठीक है, तो उसमें हमने बात की थी कि विधेयक 2 प्रकार के होते हैं और उसमें धन विधेयक के संबंध में हमने चर्चा की थी। धन विधेयक क्या होता है? धन संबंधी मामले होते हैं। तो धन विधेयक किसकी पूर्वानुमति से पेश होते हैं? विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं वो पेश होंगे, ध्यान रखना। धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश होंगे और किसकी पूर्वानुमति से पेश होंगे? राज्यपाल की पूर्वानुमति से। ठीक है, और इसके अलावा जब विधेयक धन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर करने होने के बाद वो जो है वो कानून का रूप लेगा। तो धन विधेयक या वित्त विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पर पेश किए जाते हैं? विधानसभा में पेश किए जाएंगे। किसकी पूर्वानुमति से? राज्यपाल की अनुमति से ही पेश किए जा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा प्रत्येक वित्तीय वर्ष का जो विवरण है यानी बजट जो है वो राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में पेश होता है। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष का जो विवरण है तैयार करवाएगा और उसको विधानसभा में प्रस्तुत करवाना राज्यपाल का दायित्व है। यानी हर साल भर में कितना खर्च हुआ और बजट बनाना है, इस प्रकार के जो है प्रत्येक जो है वित्तीय वर्ष का पूरा ब्यौरा वो विधानसभा के सामने रखवाता है। ठीक है, राज्यपाल की स्वीकृति के बिना राज्य के राजस्व की कोई भी राशि व्यय नहीं की जा सकती, यानी 1 रुपया भी जो है बिना राज्यपाल की अनुमति के खर्च नहीं हो सकता। राज्यपाल कई प्रकार की मांगे होती है, जिसमें से अनुपूरक मांगे हैं, अनुदान है आदि पर मांग प्रस्तुत कर सकता है। और राज्य की एक निधि होती है जिसे कहते हैं संचित निधि। उस संचित निधि पर राज्यपाल का पूरा अधिकार होता है। ठीक है, और संचित निधि पर अगर व्यय करना है तो पहले राज्यपाल की अनुमति लेनी जरूरी हो। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्यपाल की बिना अनुमति के 1 रुपया भी जो है वो खर्च नहीं हो सकता है। सरकार इसके जो है बिना अनुमति के कोई भी धन व्यय खर्च नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये हो गया राज्यपाल की वित्तीय शक्ति या धन संबंधी शक्ति। राज्य की संचित निधि पर उसका अधिकार होता है। ठीक है, इसके अलावा वित्त विधेयक उसकी पूर्वानुमति से ही विधानसभा में पेश किए जा सकते हैं। इसके अलावा वित्त विधेयक में जो है इसकी पूर्व स्वीकृति लेनी जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि राज्यपाल के पास कई प्रकार के धन संबंधी अधिकार या वित्तीय शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो राज्यपाल की जो चौथी शक्ति पढ़ी थी वो हमने वित्तीय शक्ति। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, इस पर भी हमने चर्चा कर ली थी। न्यायिक शक्ति का मतलब कि हमने बात की थी कि राज्यपाल को जो है क्षमादान का अधिकार है। इसमें भी हमने चर्चा कर ली थी कि वो राज्य में किसी ऐसे अपराधी ने जिसने राज्य संबंधी जो है किसी कानून को तोड़ा है या अपराध किया है तो राज्यपाल को उसे क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है, जिसे उच्च न्यायालय ने सजा दी है। ठीक है, ऐसे अपराधी की सजा को माफ करना, उसकी सजा को कम करना और सजा को जो है निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के तहत, इसको हमने पहले ही पढ़ लिया था, कौन से 61 के तहत कौन से अनुच्छेद के तहत समाधान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 161 के तहत। ठीक है, तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्य की कार्यपालिका से संबंधित अगर आने वाले जो विषय हैं
उन पर किए गए अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड को राज्यपाल कम कर सकता है या क्षमा कर सकता है। तो इस शक्ति को कहा जाता है क्षमादान की शक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केंद्र में राष्ट्रपति के समान राज्य में भी राज्य कार्यपालिका से संबंधित मामलों में राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति यानी सजा को माफ करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, फिर छठा आएगा न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसके चर्चा की थी कि हमने पढ़ा था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है ना, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल की जो है अनुमति से जो है उसमें राष्ट्रपति को परामर्श देगा। वो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल के परामर्श से, यानी राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने से पहले राज्यपाल से परामर्श लेता है। ठीक है, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति उनकी नियुक्त करने से पहले राज्यपाल की पूर्वानुमति, राज्यपाल की जो है परामर्श लेता है। और इसके अलावा वो हाई कोर्ट के जजों से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सहयोग से, या हम कह सकते हैं उनके परामर्श से, वो जिला न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना, आपने पढ़ा अधीनस्थ न्यायालय, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा। किसकी सहमति, किसकी परामर्श से? राज्यपाल की परामर्श से। लेकिन जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। किसकी परामर्श से? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श से वो जो है वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने राज्यपाल की जो है शक्तियां हमने पढ़ ली थी। 6 पॉइंट हमने चर्चा कर लिए थे। विधायी शक्ति क्या है उसके हमने 3 चर्चा कर ली थी। विधेयकों को स्वीकृति देना, अभिभाषण देना, सत्र बुलाना, सत्र समाप्त करना। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और जब विधान मंडल सत्र में नहीं हो तब जो अध्यादेश जारी कर सकता है। वित्तीय शक्ति हमने पढ़ा था कि कोई भी वित्त विधेयक, धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से पेश होते हैं। न्यायिक शक्ति में समाधान की शक्ति है, और न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति। तो हमने 6 पॉइंट पढ़े थे, 2-3 पॉइंट और हैं। तो आज के लिए हम इतनी चर्चा करेंगे, कल हम इसको अधिक पॉइंट पढ़ेंगे, और इसके बाद राज्यपाल को और कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।